जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं सब्जेक्ट एलुसेंट का 26वां अध्याय राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। तो इस संबंध में आता है दोस्तों सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश, तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक था। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कौन किया दोस्तों? तो नागभट्ट प्रथम ने किया, जो कि एक मालवा का शासक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। तो नागभट्ट द्वितीय को कौन हराया था? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय कौन था? राष्ट्रकूट के राजा थे, सम्राट थे। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज हुआ। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था दोस्तों? कन्नौज। वह विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान में आदि ब्रह की उपाधि भी धारण किया था। तो मिहिर भोज जो है आदि ब्रह की उपाधि धारण किया था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और इस वंश का अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों यशपाल। तो यशपाल जो अंतिम शासक हो जाएगा। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में किया था। तो दिल्ली नगर की स्थापना कौन किया दोस्तों? यह तोमर नरेश था अनंगपाल, इसी के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना किया गया था। आइए दोस्तों अब देखते हैं गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल जिसे राठौर राजवंश हो जाएगा। तो गढ़वाल वंश जिसके संस्थापक चंद्रदेव हो जाएगा। तो गढ़वाल वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रदेव ने। हालांकि इसकी राजधानी वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ये जो है गोविंद चंद्र हो जाएगा। गढ़वाल राजवंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी, शक्तिशाली जो है राजा हो जाएगा गोविंद चंद्र। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो दोस्तों कृत्य कल्पतरु नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये जो है लक्ष्मीधर हो जाएगा, जो कि गोविंद चंद्र के कौन मंत्री था। और गोविंद चंद्र गढ़वाल राजवंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय की अगर हम बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोजिता का अपहरण कर लिया था। तो पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। किसने इसमें भाग लिया? तो गौरी और जयचंद, जिसमें गौरी की जीत हुई और जयचंद को हार का सामना करना पड़ा और उसी के साथ इसकी मृत्यु भी हो गई थी। आइए दोस्तों अब देखेंगे चाहमान या चौहान वंश। अगर हम बात करें चौहान वंश, तो इसके संस्थापक दोस्तों वासुदेव हो जाएगा। तो चौहान वंश इसके संस्थापक वासुदेव, और इस वंश की आरंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर जो है नगर की स्थापना किया और उसे राजधानी भी बनाया था। तो चौहान वंश इसकी स्थापना वासुदेव, प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र, और लेकिन बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर जो है राजधानी बना लिया। कहाँ? चौहान वंश या चाहमान वंश। चाहमान या चौहान वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो है अर्णोराज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव, जिसका शासनकाल 1153 से लेकर के 1163 तक हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने था। जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना भी किया था। तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना कौन किया था? तो विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव ने किया था। सोमदेव जो है विग्रह राज चतुर्थ के राज कवि हुआ करता था। ये जो सोमदेव है दोस्तों, यह विग्रह राज चतुर्थ के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नाटक भी लिखे थे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज फोर द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। यानी कि दोस्तों 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, यह मस्जिद शुरू में क्या था? तो विग्रह राज फोर द्वारा बनाया गया एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसके रचना पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो की जो
के लेखक हो जाएगा चंद्रवरदाई। रणथंभौर के जैन मंदिर के शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तो रणथंभौर के जैन मंदिर है, इसका शिखर कौन बनाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनाया था। अब है दोस्तों तराइन का युद्ध। तराइन में के दो युद्ध होता है, एक तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ, दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध दोस्तों जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ। हालांकि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और इसमें पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखेंगे दोस्तों परमार वंश। अगर हम बात करें परमार वंश की तो इसके संस्थापक उपेंद्र राज हो जाएगा। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। हालांकि इसकी राजधानी धारा नगरी हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन राजधानी उज्जैन हो जाएगा। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। तो राजा भोज किस वंश के सबसे शक्तिशाली जो है राजा था? तो यह जो है परमार वंश का राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण किया था। तो दोस्तों भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कौन किया? तो राजा भोज ने किया था। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्प में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग का भी उल्लेख मिलता है। नवशाह चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त हो जाएगा। हालांकि 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहा करते थे दोस्तों। कविराज की उपाधि से विभूषित राजा था राजा भोज। तो राजा भोज की उपाधि क्या था? कविराज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का भी दोस्तों निर्माण करवाया था। तो भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण किया दोस्तों। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही किया था। तो भोजपुर नगर राजा भोज। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे साथियों चंदेल वंश। चंदेल वंश की अगर हम बात करें तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, प्रतिहार जो साम्राज्य है उसके पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ होता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति था। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हो जाएगा जो 831 ईस्वी में किया था दोस्तों। चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में दोस्तों इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया था दोस्तों। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा की हम बात करें यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित भी किया था दोस्तों। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था दोस्तों। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। तो कन्नौज के एक प्रतिहार शासक था राजपाल, जिसकी हत्या चंदेल शासक विद्याधर ने कर दिया था दोस्तों, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही एक अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध भी किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मा की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना किया। तो दोस्तों प्रबोध चंद्रोदय की रचना कौन किया था? कृष्ण मिश्र ने। इन्होंने महोबा के समीप प्रीति सागर नामक जलाशय का भी निर्माण किया था दोस्तों। अल्लाह उदल नामक दो सेनापति परमादिदेव के दरबार में रहा करते थे। तो परमादिदेव के दरबार में कौन रहा करता था? अल्लाह और उदल नामक दो सेनानायक।
जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान भी गंवाई थी दोस्तों। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव हो जाएगा, जो कि 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या भी कर दी थी दोस्तों। अब देखेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, सोलंकी वंश इसके संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाए। तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, हालांकि इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। तो सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़, हालांकि संस्थापक मूलराज प्रथम हो जाएगा। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी किया था दोस्तों। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था कब? तो 1025 ईस्वी में। कौन किया था? तो महमूद गजनी ने। किसके समय में? तो उस समय वहां का शासक भीम प्रथम हुआ करता था। भीम प्रथम का एक सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो कि आबू पर्वत पर है, इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने किया था। कौन करवाया था? बिमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक दोस्तों जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा। तो सोलंकी वंश का जो है सबसे प्रथम जो है शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में, दोस्तों माउंट आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। उस पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों को गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाया था। तो अपने 7 पूर्वजों की जो है गजारोही मूर्ति की स्थापना करवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण दोस्तों सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के समय में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्रम हाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने ही किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया था। दोस्तों बघेल वंश का कर्ण द्वितीय, बघेल वंश का जो है कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला भी किया था। आइए दोस्तों अब देखेंगे कलचुरी चेदी वंश। तो कलचुरी वंश की स्थापना की हम बात करें तो कोक्कल हो जाएगा। तो दोस्तों कलचुरी वंश की स्थापना कौन किया था? कोक्कल ने किया था। हालांकि इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। तो राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश, स्थापना कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्का के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ भी किया था दोस्तों। और हम बात करें कलचुरी वंश, तो कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो दोस्तों कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला कलचुरी वंश का महान शासक कौन था? तो कर्णदेव था। और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण किया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहा करता था दोस्तों। सिसोदिया वंश, अब क्या है? सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश के शासनकाल में सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहा करता था। दोस्तों सिसोदिया जो वंश है इसके शासक अपने आप को क्या कहा करता था? तो सूर्यवंशी, जो कि मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था उस वक्त। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। कहाँ? चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में होता है। तो दोस्तों खतौली का युद्ध कब? तो 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ कब? तो 1518 में। इसके साथ ही 26वां अध्याय यहाँ पर दोस्तों समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। यहाँ पर प्राचीन भारत का जो है पूर्णतः जो 26 अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।